उसको डिस्कस करना है। ओके, लेट मी स्टार्ट। देखो बच्चे, सबसे पहली बात तो हमें यह समझनी जरूरी है कि हमारे पास रॉल्स लॉ दो तरह का था। ठीक, आज हम उसके ऊपर प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रॉल्स लॉ। तो पहला लॉ हमारे पास था रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशंस, for binary solutions containing volatile solute। volatile solute पहला लॉ हमारे पास था। जब हमारा जो सॉल्यूट होता है वो वॉलेटाइल होता है, यानी हमने एक बहुत सिंपल बात कही थी कि जब हमारा सॉल्यूट लिक्विड यानी लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होती हैं, लिक्विड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन जो होती हैं, उसमें हमारा पहला लॉ लगता है रॉल्स लॉ फॉर द बाइनरी सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ये लगता है बेटा। अब ये लॉ क्या कहता था, थोड़ा सा ध्यान दें। ये कहता था बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर इन प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी partial pressure of a component in a solution is product of its vapor pressure in pure state and its mole fraction। ठीक है बेटा, ये हमारे पास रॉल्स लॉ कहता था। अकॉर्डिंगली टोटल सॉल्यूशन का अगर हमें वेपर प्रेशर निकालना हो तो ऑब्वियसली दो कंपोनेंट्स का हमें क्या करना होगा, सम करना होगा, दैट इज पीए प्लस पीवी। ठीक, इसको सम करना होगा। इसका मतलब जो होता है, हम ये कह सकते हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी ए डिग्री एक्स ए प्लस पीबी डिग्री एक्स बी। ठीक, यानी ये हमारा रॉल्स लॉ से निकला ये फॉर्मूला कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। और जब हमने इन दो को जोड़ दिया तो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर हमारे पास बन गया। सो बिफोर गोइंग फर्दर, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू स्टडी इज ग्राफिकल स्टडी ऑफ रॉल्स लॉ। ग्राफिकल स्टडी ऑफ रॉल्स लॉ। हमें रॉल्स लॉ की ग्राफिकल स्टडी पढ़नी है, यानी ग्राफ पढ़ना है। देखो बेटे, अकॉर्डिंगली अगर मान लो मैंने ऐसा किया कि एक सिंपल पहले ग्राफ ले लिया किसी एक कंपोनेंट के लिए, मान लो किसी एक कंपोनेंट के लिए लेता हूं, मान लो मेरे पास ए कंपोनेंट है, ए है, यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो मेरे पास प्योर ए है, दिस इज प्योर ए। ठीक, और इस साइड बेटे मैं वेपर प्रेशर ले रहा हूं, इस साइड वेपर प्रेशर ले रहा हूं। ठीक, और इस साइड बेटे मैं इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ा रहा हूं, या आप बोले मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ा रहा हूं। यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है, यानी यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 है, यानी कोई भी बी प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ ए ही प्रेजेंट है। पर इस साइड मैं उसमें सॉल्यूट डालता चला जा रहा हूं, यानी हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का बढ़ता चला जाएगा, जबकि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। अब इसको हमने बनाना है। सो देखिए हमारे पास इक्वेशन थी कौन सी, P ऑफ ए विल बी इक्वल टू पी ए डिग्री इंटू एक्स ए, पी ए डिग्री इंटू एक्स ए। ठीक है बच्चे, अब ऑब्वियसली इस लाइन पे अगर मैं मान लूं कि मेरे पास ये पी ए डिग्री था, क्योंकि यहां प्योर ए था, तो ये प्योर ए का वेपर प्रेशर था, ये प्योर ए का वेपर प्रेशर था। जैसे मैं इस साइड जाऊंगा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का बढ़ता चला जाएगा,
ऑब्वियसली सॉल्वेंट का, यानी आप बोलो सोल्यूट सॉल्वेंट ना बोलो, मोल फ्रैक्शन बी का बढ़ता जाएगा तो ए का मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा। बेटे जैसे ए का मोल फ्रैक्शन कम होता रहा, इसका प्रोडक्ट कम होता जाएगा। अगर इसका प्रोडक्ट कम होता चला गया तो बेटे ये पी कम होता चला गया, यानी ये ग्राफ इस तरह से आना शुरू हो जाएगा। बोलो एम आई क्लियर और नॉट? एम आई क्लियर और नॉट? कि जैसे हम इस साइड को जा रहे हैं, हमारे पास मोल फ्रैक्शन ए का डिक्रीज हो रहा है, दिस इज डिक्रीजिंग, हेंस दिस इज डिक्रीजिंग। ये एक कंपोनेंट का ग्राफ था, लेकिन बेटे हमारे पास दो कंपोनेंट है, तो रॉल्स लॉ का ग्राफ कैसे बनाते हैं बेटा? ध्यान देना इधर प्लीज, सारे बच्चे सिर्फ इधर ध्यान देंगे, पेन पेंसिल छोड़ के पहले समझ लेंगे। हमने ऐसा एक ग्राफ बनाना है जिसमें दोनों का वेपर प्रेशर इकट्ठा लेके चलना, ए का भी बी का। बेटे इस साइड में वेपर प्रेशर बढ़ा रहा हूं, ठीक, और यहां मान लेता हूं यहां मेरे पास मोल फ्रैक्शन ए का 1 था और मोल फ्रैक्शन बी का 0 था, क्योंकि सम तो हमें पता है हमेशा 1 होता है, मोल फ्रैक्शन का सम इज ऑलवेज 1। तो अगर ये 1 है तो ये क्या होगा? 0 होगा। तो इस लाइन पर यहां पे हमारे पास क्या पाया जाएगा? यहां प्योर ए पाया जाएगा, और इसी वजह से यहां पे अगर देखोगे तो समझ लो ये पी ए डिग्री, यानी ए का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट है। ये पी ए डिग्री वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट है बेटा। वहीं पर इस साइड जाते हुए मैंने मोल फ्रैक्शन बी का बढ़ाया, मोल फ्रैक्शन बी का बढ़ता चला गया। जब बेटे मोल फ्रैक्शन बी का बढ़ता चला गया, मान लेते हैं यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 हो गया और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 हो गया, यानी यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम ये मान लिए कि यहां पे प्योर बी है। तो ऑब्वियस है कि ये मान लो पी बी डिग्री है, यानी प्योर बी का प्रेशर है बेटा। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, दिस इज पीबी, प्योर का वेपर प्रेशर थोड़ा सा ऊपर लगा देता हूं, ठीक है जी। ये मेरे पास पीबी डिग्री है बेटा, यानी बी का प्रेशर, तो ये पीबी डिग्री है। अब इधर आ जाओ बेटा, अगर मान लो मैं यहां पे एक्स बी बढ़ा रहा हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इस साइड को बढ़ रहा है, तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? कम। अगर ए का मोल फ्रैक्शन कम हुआ तो ऑटोमेटिकली उसका प्रेशर कम होगा, उसका पार्शियल प्रेशर कम होता जाएगा, और कम होते होते यहां पर आके ये 0 हो जाएगा। क्यों? यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0, सो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये जो लाइन है ये हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बता रही है एट अ सॉल्यूशन, कि धीरे धीरे जैसे बी बढ़ता गया ए का प्रेशर कम होता गया, ठीक, जब ए बिल्कुल 0 हो गया तो उसका प्रेशर भी ऑलमोस्ट 0 हो गया। आप बोलोगे सर एक बात बताओ यार, ए 0 कैसे हो गया? 0 तो हो ही नहीं सकता। बेटा वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0, वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0। शुरुआत में मान लो 1 मोल था ए का, ठीक है, अब इतना ज्यादा बी डाल दिया, इतना ज्यादा बी डाल दिया, इतना ज्यादा बी डाल दिया कि 100 मोल बी के हैं, 1 मोल ए का, तो दैट इज नेग्लिजिबल। तो अप्रोक्सीमेटली 0 यानी अप्रोचिंग टू 0 होगा एक ग्राफ। क्लियर हो गया? अब अगर मैं बी की बात करूं और मैं इस साइड चलने लगूं, इस साइड, तो इस साइड जाएंगे तो बी कम होगा, क्योंकि एक्स बी तो इस साइड बढ़ रहा है, इस साइड बी कम होगा। अगर बी कम होगा तो उसका ऑब्वियस है कि प्रेशर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और इस पॉइंट पे जहां पे बी नहीं है वहां पे बेटे हमारे पास इसका प्रेशर भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ पीबी, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन द सॉल्यूशन। अगर मैं इन दोनों के टॉप्स को मिला देता हूं, so this is P of solution, which is PA plus PB। चलो फटाफट से पहले बोलो ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो, जल्दी जल्दी बोलो। ओके, अब जो इस पे क्वेश्चन आया बेटा, एडवांस में एक क्वेश्चन आया,
एडवांस में क्वेश्चन क्या आया कि हमें एक यहां लाइन दे दी गई, बोला ये मोल फ्रैक्शन बी का है और ऐसे करके एक लाइन दे दी गई, ऐसे करके एक लाइन दे दी गई और कहा व्हाट इज ट्रू। ये मोर देन वन आंसर में था, व्हाट इज ट्रू। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बी, ये वाली लाइन, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इतना ले लिया, यानी हमें गिवन था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इतना है। अब ये बी वाली लाइन को यहां काट रहा है, तो बी का जो पार्शियल प्रेशर होगा उस समय वो कितना होगा, बी का पार्शियल प्रेशर इतना होगा, यानी दिस विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी व्हेन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज दिस। ए वाली लाइन को यहां काट रहा है, तो ए का पार्शियल प्रेशर हमारे पास इतना होगा जब मोल फ्रैक्शन ये होगा, और सॉल्यूशन वाली लाइन को यहां काट रहा है, तो सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर इतना होगा, ये वाला, ये पी टोटल या पी ऑफ सॉल्यूशन होगा जब मोल फ्रैक्शन इतना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसको उन्होंने नाम दिए हैं ए, बी, सी और डी। अब यहां ध्यान देना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बी किसके बराबर है, तो यहां ए से लेके बी तक पार्शियल प्रेशर क्या आ रहा है, बी। सो पीबी कैन बी इक्वल टू ए बी, पीबी कैन बी इक्वल टू ए बी, यहां से समझ में आ रहा है, ठीक। उसी तरह से अगर मैं बोलूं पी ए, पीए कहां पे, यहां कट रहा है, यहां से यहां तक, तो पीए हो गया एसी, क्या हो गया, एसी। और बेटे टोटल सॉल्यूशन का अगर देखो यहां कट रहा है, तो पी ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो होगा एडी, पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, एडी होगा बेटा जी, ठीक है जी। अब देखो बेटे, हमें अच्छे से पता था अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ जो हमने ऊपर लगा रखा था, उसके अकॉर्डिंगली हमें मालूम था कि P ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, क्यों जी, ये होना था ना भाई। तो ऑटोमेटिक सी बात है बेटा, इसकी वैल्यू है एडी और पीए की वैल्यू क्या है, एसी, और पीबी की वैल्यू क्या है, एबी। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि इस ग्राफ में एडी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एसी प्लस एबी के बराबर होगा, यानी एडी जो है वो इसको और इसको मिलाने से आएगा। तो पहली कंक्लूजन यहां से हमने निकाल ली, ये पहली चीज जो हमें समझ में आई बेटा। अब दूसरी चीज, मान लो अगर मैं ऐसा बोल देता कि P ऑफ सॉल्यूशन माइनस पी ए शुड बी इक्वल टू पीबी, क्यों जी, ये यहां चला जाता, ये वाला जो पी ए है वो यहां चला जाता, माइनस में आ जाता, तो यही होता है कि नहीं। अब पी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, कितना है भाई, एडी, और पीए कितना है, एसी, और ये किसके बराबर आएगा, ए बी के बराबर आएगा, है ना बेटा। पर आप बात ध्यान देना, इधर बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देना। इसका मतलब ये है कि इस पूरी लाइन में से मैंने इतना माइनस कर दिया, तो बचा कितना, अगर एडी में से ए बी माइनस करूंगा तो बचेगा कितना, अगर एडी में से मैं ए सी माइनस करूंगा, एडी में से ए सी, तो ये बचा कि नहीं बचा, सीडी बचा ना। तो ऑटोमेटिकली आप यहां पे लिख सकते हो सीडी विच कैन बी इक्वल टू ए बी। तो दूसरी कहानी जो सही हुई इसमें, जो दूसरी चीज हमारे पास सही थी वो थी सीडी इज इक्वल टू ए बी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको बेटा अगर हम 1 ले लें तो ए बी सी डी के बराबर है, तो ए बी की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो तीसरी बात हमारे पास आएगी ए डी कैन बी इक्वल टू ए सी। तीसरी बात हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आएगी वो आएगी ए डी कैन बी इक्वल टू
AC प्लस AB की जगह क्या पुट कर सकते हो, CD। ये तीन इंपॉर्टेंट बातें हमें यहां से ग्राफ से समझ में आई, ठीक। और बेटा उस क्वेश्चन में हमें ये ग्राफ दिया गया था, हमें ये पूछा गया था कौन कौन सी सही हैं, ये तीनों चीजें दी गई थी। अब हमें समझ में आ रहा है ये और ये, ऑल थ्री थिंग्स आर राइट। बोलो बेटे, ग्राफ अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? यू गॉट दिस ग्राफ अच्छे से और नॉट? ओके, तो यहां से ग्राफ हमें आसानी से समझ में आ जाता है बेटा, ठीक। आज मुझे लग रहा है नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है तुम्हारे यहाँ, ठीक। कोई इसमें क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं बेटा राइट नाउ, ग्राफिकल स्टडी में। तो रॉड्स लॉ का ग्राफ क्या होता है, कैसे बनता है, उसकी क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी लाइंस इक्वल होती हैं, ठीक, ये सारा मैंने यहां पे क्लियर किया। सो दिस वाज ग्राफिकल स्टडी ऑफ रॉड्स लॉ। अब चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल स्टडी ऑफ रॉड्स लॉ, ठीक। अब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल स्टडी ऑफ रॉड्स लॉ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा सा मेरे साथ इधर ध्यान देना ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आपको पता है जो मैं करवाऊंगा वो मैं ही करवाऊंगा, ठीक। चलिए ग्राफिकल स्टडी से आगे चलते हैं और दूसरी बात करते हैं न्यूमेरिकल स्टडी ऑफ रॉड्स लॉ। न्यूमेरिकल स्टडी ऑफ रॉड्स लॉ, न्यूमेरिकल्स, और वो भी बेटे अभी हम सिर्फ पहला लॉ ले रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल फ्लूइड, जो खुद उड़ सकता है, यानी लिक्विड इन लिक्विड। तो पहला क्वेश्चन यहां देखिएगा ध्यान से और देखिएगा क्या सिखाएंगे सर आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा। हमें बोला 3 मोल्स ऑफ बेंजीन, 3 moles of benzene are added to 2 moles of toluene. 3 moles of benzene are added to 2 moles of toluene. Vapor pressure in pure state of both are 500 torr and 300 torr respectively. ठीक, फाइंड। देखो बेटे, ये एक क्वेश्चन नहीं है, यहां मैं तुम्हें 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। एक सॉल्यूशन दिया है हमारे को कि बोला 3 मोल बेंजीन के 2 मोल मैंने टॉल्यूइन में डाले, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर बेंजीन का 500 टॉर था और टॉल्यूइन का 300 टॉर था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर of each component in solution. Calculate the partial pressure of each component in solution, ये पहला है। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये दूसरा है। तीसरा क्वेश्चन, इसी में बेटा थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज, वेपर फेज की कॉम्पोजिशन बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें आएगा। और चौथा है बेटे हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ
डिस्टिलेट, डिस्टिलेट, ठीक है जी। और फिर पांचवा हमारे पास हो सकता है यहां पर कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज, वेपर फेज ऑफ डिस्टिलेट, ऑफ डिस्टिलेट। तो ये 5 क्वेश्चन है बेटा, ठीक। एक स्टेटमेंट दी है, 5 क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में सबसे पहली बात हमें ये देखनी है कि वी हैव बेंजीन एंड टॉल्यूइन, बोथ आर लिक्विड, बोथ आर लिक्विड। तो डेफिनेटली यहां पे हमारे पास वॉलेटाइल सॉल्यूट वाला फॉर्मूला लगना है। अब हमें गिवन क्या क्या है फटाफट से लिख डालते हैं। गिवन हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्यूइन 2, पीबी डिग्री यानी प्योर का वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन का 500 टॉर, और पीटी डिग्री दैट इज 300 टॉर। प्योर का वेपर प्रेशर किसका? टॉल्यूइन का। अब देखो बेटे, पहले हम निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। तो हमें पता था पीबी अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ मस्ट बी पीबी डिग्री एक्स बी, ठीक है जी। अब पीबी डिग्री कितना दे रखा है? 500, और एक्स बी होगा नंबर यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन बाय टोटल मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन 3, टोटल मोल 2 + 3 5। हमने इसको कैंसिल किया, जब यहां से आंसर निकाला तो आंसर केम आउट टू बी 300 टॉर। आंसर क्या आ गया? 300 टॉर। ये बी का, बेंजीन का। वैसे टॉल्यूइन का अगर निकालेंगे तो पीटी डिग्री एक्सटी, पीटी डिग्री एक्सटी। अब बेटा पीटी डिग्री कितना दे रखा है सर? 300, एक्सटी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन। तो टॉल्यूइन के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, टॉल्यूइन के मोल कितने हैं? 2 डिवाइड बाय टोटल मोल कितने हैं? 5। ठीक, इसको फिर से काटा और बेटे जी हमारे पास यहां पे आ गया 120 डिग्री, 120 टॉर। ये 120 टॉर आ गया। इसमें बेटा जो हमारे पास पी टोटल आ जाएगा बच्चे, ठीक, पी टोटल या पी ऑफ सॉल्यूशन। अभी हमारे को तो पार्शियल प्रेशर पूछे थे, तो पार्शियल प्रेशर बेंजीन का ये आ गया, टॉल्यूइन का इतना आ गया। बोलो पहला क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो? जल्दी जल्दी बोलो यार। सिंपल है, इसका प्रेशर प्योर स्टेट में इसका मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना। देखो बेटे यहां मोल्स की जगह हो सकता है वेट दिया हो। अगर वेट दिया हो तो वेट से आप मोल्स निकालना जानते हैं, गिवन वेट बाय मोलर वेट, तो आराम से निकाल सकते हैं। सो दिस इज हाउ फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी डन, पार्शियल प्रेशर्स कैन बी कैलकुलेटेड। अब आ जाओ टोटल प्रेशर। अब हमें ये मालूम था भैया कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर विल बी पी प्लस पीटी, यानी बेंजीन का पार्शियल प्रेशर और टॉल्यूइन का पार्शियल प्रेशर प्लस कर दोगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आया 300 प्लस 120, टोटल मिला के 420। तो आंसर आ गया बेटा सेकंड क्वेश्चन का 420 टॉर। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बोलो, समझ में आया यस और नो? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आ जाओ कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज। हमें वेपर फेज की कॉम्पोजिशन को कैलकुलेट करना है, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कहा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा, जब कभी भी कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज, इसका मतलब क्या होगा बेटे? कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज का मतलब ये होता है कि वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होगा, उसको निकालना है, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों
यहां पर हम यूज करेंगे, देखो वेपर्स में आ गए तो वी विल यूज डाल्टन्स लॉ। यहां पे आएगा अप्लाई डाल्टन्स लॉ। अभी तक रॉल्स लॉ लगा रहे थे, पर वेपर में आएंगे तो डाल्टन्स लॉ लगाएंगे। अब सर डाल्टन लॉ क्या होता था ये भी बता दो। बेटे +1 में समझाया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू पी टोटल, इनटू पी टोटल। ये दिया था हमने जब +1 में आपको पढ़ाया था कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालते हो सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन एंड पी टोटल। अब इसी हिसाब से अगर मैं बेंजीन का पार्शियल प्रेशर निकालूं तो बेंजीन का पार्शियल प्रेशर आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। देखो बेटे एक्स में यहां यूज कर चुका हूं, इसलिए मैं यहां वाई यूज कर लेता हूं। वाई ऑफ बेंजीन, वेयर वाई ऑफ बेंजीन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज। वाई क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज। और इनटू पी टोटल यानी पी ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह टॉल्यूइन का अगर देखते हैं पी टोटल इज वाई टी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन इन द वेपर फेज इनटू पी ऑफ सॉल्यूशन। बेटा हमें मोल फ्रैक्शन ही तो निकालने, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या? मोल फ्रैक्शन। तो बेटा बाय बी विल बी पी बी अपॉन पी ऑफ सॉल्यूशन। बेटे पी बी हमने निकाला था कितना? 300 और पी ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाला था? 420। तो वाई भी आ गया 300 अपॉन 420। उम्मीद करता हूं क्लियर। ऐसे ही वाई टी निकालेंगे तो वाई टी इज पी टी अपॉन पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी। सो दैट कम्स आउट टू बी 120 डिवाइडेड बाय 420। 120 डिवाइडेड बाय 420, इसको सॉल्व कर लो। अब ये मोल फ्रैक्शन आ गया किसका? वेपर फेज का। तो बेटा वेपर फेज में एक्चुअली वी हैव टू अप्लाई डाल्टन्स लॉ। ठीक, और उससे हम वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन निकाला करते हैं। दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज इनटू पी टोटल। तो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो पार्शियल प्रेशर बाय पी टोटल। पार्शियल प्रेशर पहले क्वेश्चन में निकाला, पी टोटल दूसरे क्वेश्चन में निकाला। बोलो बेटा कॉम्पोजिशन द वेपर फेज क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी क्विकली लिखना यस। रहना, आपका आंसर जरूर चाहिए बेटा मेरे को। चलो शाबाश। रहना, आर यू देयर बेटे? ओके थैंक यू। ठीक है, तो मैक्सिमम का यस मेरे को दिख गया है और कईयों ने तो वैसे ही कसम खा रखी कभी यस लिखना ही नहीं है, सिर्फ बाद में बोलना सर ये फलां चीज समझ नहीं आई थी। ठीक, तो अब हम आगे बात करते हैं। जितने भी दोस्त आपके इधर उधर पढ़ रहे हैं, XYZ कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है सर उनका तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, हो रहा है, लास्ट होने वाला, खत्म होने वाला, उनसे पूछना डिस्टिलेट क्या होता है, तो पता चलेगा ना मेरे में फर्क उनमें फर्क। अरे भैया मैं बहुत कुछ करवाता हूं इसलिए समय लगता है। पूछना कभी डिस्टिलेट का वेपर प्रेशर निकालो, पहले तो डिस्टिलेट पूछो क्या होता है, और फिर अगर नहीं पता है तो बोलना बेटा डिस्टिलेट का वेपर प्रेशर निकालो जरा। अब बेटा डिस्टिलेट क्या होता है समझो। ये जो वेपर बने, इन वेपर्स को कंडेंस कर लिया तो वो डिस्टिलेट हुआ। यानी ये जो वेपर्स बने हमारे पास, उन वेपर्स को इकट्ठा किया, उनको कंडेंस कर दिया, तो वो हमारे पास क्या बना? वो बेटे डिस्टिलेट बन गया। दैट इज डिस्टिलेट। नाउ इट इज अ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लगेगा रॉल्ट्स लॉ। तो अगेन अप्लाई रॉल्ट्स लॉ। अब ध्यान देना इधर, डिस्टिलेट के लिए अप्लाई रॉल्ट्स लॉ। देखो बेटा रॉल्ट्स लॉ जब अप्लाई करते हो, अब हमें पता था कि नाउ अब हम निकाल रहे हैं बेंजीन का वेपर प्रेशर इन डिस्टिलेट। तो मैंने पीबी डैश लिख दिया क्योंकि पहले पीबी लिखा था ना, अब डिस्टिलेट में बेटे मैंने पीबी डैश लिख दिया। ठीक है जी, तो पीबी डैश। अब डिस्टिलेट में मोल फ्रैक्शन कौन सा होगा? जो वेपर्स का था, क्योंकि वेपर्स को कंडेंस किया है ना बेटा,
तो यहां आएगा PB डिग्री इंटू YB। मोल फ्रैक्शन किसका लेंगे? वेपर्स वाला, क्योंकि डिस्टिलेट बना किससे? वेपर को कंडेंस करके। उसी तरह से PT डैश विल बी PT डिग्री YT। ठीक है जी। यानी मोल फ्रैक्शन कौन से वाला लेना है यहां पर? मोल फ्रैक्शन बेटा वेपर फेस वाला लेना है। ठीक, यानी अगर PB डैश निकालते हो तो ये PB डिग्री तो 500 ही था, वो तो इनिशियल वाला ही लेना है हमें, ये वाला। ठीक, और YB कितना आ गया? 300 अपॉन 420, 300 अपॉन 420। और वहीं पे PT डैश, इसका टोटल प्रेशर 300 था शुरुआत में, और अब निकला 120 अपॉन 420। मैंने सॉल्व नहीं किया था, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। ये आपका डिस्टिलेट के पार्शियल प्रेशर आ गए। तो PD is partial pressure या वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट will be PB dash plus PT dash। इन दोनों को सॉल्व करो, ऐड करो, तो डिस्टिलेट का वेपर प्रेशर आ जाएगा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो फटाफट से लिखने का। डिस्टिलेट का समझ में आया कि नहीं आया? एंजल बेटा क्या समझ नहीं आया मेरे पुत्र? सो ये जो आपने फॉर्मूला बनाया एक बार रिपीट कर दो बस। बेटा फॉर्मूला नया नहीं बनाया पुत्र, ये रॉल्स लॉ ही है। दिस इज रॉल्स लॉ। ठीक, रॉल्स लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है किसी भी कंपोनेंट का बेटे, वो होता है इसके प्योर स्टेट का प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर विल बी प्योर स्टेट का प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। पर मोल फ्रैक्शन कौन से वाला लगेगा? क्योंकि बेटा डिस्टिलेट इज कंडेंस्ड वेपर्स, तो ये जो हमने मोल फ्रैक्शन यहां निकाला था यही मोल फ्रैक्शन रहेगा ना बेटा, क्योंकि इसी को कंडेंस किया ना, इसी यही मोल तो जाएंगे। तो बेसिकली PB डैश इज PB डिग्री YB, PT डैश PT डिग्री YT। बोलो क्लियर बच्चे? यस सर, थैंक यू। और दोनों का जब हम निकालेंगे डिस्टिलेट का प्रेशर दोनों का ऐड करना है, जैसे हम यहाँ ऐड करते थे। तो अब राउंड सोलह लग गया। अब आ जाओ इसके वेपर्स में, डिस्टिलेट के वेपर्स में। डिस्टिलेट के वेपर्स में अगर वेपर में जाते हैं हमेशा क्या लगाते हैं? डॉल्टन्स लॉ। तो अब दोबारा बोलो, अप्लाई डॉल्टन्स लॉ, अप्लाई डॉल्टन्स लॉ। अगर आपको कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेस ऑफ डिस्टिलेट पूछी है तो देखो ध्यान से, इधर ध्यान देना प्लीज। अब हम ये देख रहे हैं कि इसके वेपर्स में चले गए तो PB डैश इज इक्वल टू YB डैश इंटू PD। अब ये क्या हुआ सर? देखो बेटे, ये जो प्रेशर हमने यहां निकाला पार्शियल प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन अब इसके वेपर्स का अलग निकलेगा, तो YB ना लिख के YB डैश लिखा, और टोटल प्रेशर क्या होगा? PD। टोटल प्रेशर PD, दैट इज टोटल वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट। अगेन वही बात, तो यहां से हम निकालेंगे YB डैश इज इक्वल टू PB डैश अपॉन PD। बेटे इस क्वेश्चन में अपने PB डैश भी निकाला, PD भी निकाला, दोनों के रेशियो ले लेंगे तो इसके कॉम्पोजिशन आ जाएगा। इसी तरह से बेटे आप PT डैश इज इक्वल टू YT डैश इंटू PD कर सकते हो। सेम बात सिर्फ इतनी सी मैंने बताई आपको कि बेटा जब भी हम वेपर में जाएंगे तो आप डॉल्टन्स लॉ लगाना, जब सॉल्यूशन में आएंगे तो रॉल्स लॉ लगाना। तो बेटा शुरुआत से देखो, हमने पहले बोला कि 3 मोल बेंजीन के हमने 2 मोल टॉल्यूइन में मिक्स किए, वेपर प्रेशर उसका प्योर स्टेट में 500 और 300 था। हमें पार्शियल प्रेशर हर एक कंपोनेंट का निकालना है। गिवन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B is 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्यूइन is 2, तो PB डिग्री 500 टॉर, PT डिग्री 300 टॉर। सो PB जो होगा PB डिग्री प्लस XB इंटू XB, और PT डिग्री XT। ठीक है जी। अब इसको हमने सॉल्व करके यहां इसके पार्शियल प्रेशर निकाले, दोनों को ऐड किया, टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आया, कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेस निकालने लगे, तो बेटे हमने क्या किया? हमने डॉल्टन्स लॉ लगा दिया, दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट जो यहां से निकाला था, मोल फ्रैक्शन द वेपर फेस इनटू P टोटल यहां निकाला था,
मोल फ्रैक्शन यहां से निकाल लिया। अगर डिस्टिलेट की बात करेंगे तो ये जो अपने मोल फ्रैक्शन है इन्हीं को हमने क्या किया, कंडेंस किया, उससे डिस्टिलेट बना और उससे बेटा हमने उसका प्रेशर निकाला। उम्मीद करता हूं ये बात भी क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। और फिर डिस्टिलेट के हमने जब प्रेशर निकाल लिया उसको ऐड किया, ऐड करके पीडी आ गया, उसके वेपर फेस में चले गए तो उसके वेपर फेस में फिर हमने डाल्टन लॉ लगा दिया। तो इस तरह से बेटा एक के बाद एक के बाद एक इसे लास्ट ड्रॉप तक पहुंच सकते हो। ठीक, तो ये तो पहला आपने 5 क्वेश्चन किए मेरे साथ। पहले पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर फेस कैसे निकालते हैं, अगला डिस्टिलेट का प्रेशर कैसे निकालते हैं, ठीक, उससे आगे उसके वेपर्स में पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं। यस आशीष, व्हाट यू वांट टू आस्क बेटे, आस्क। यस सर, पहले हमने जो थर्ड क्वेश्चन हमारा सर वो वेपर फेज को हमने जो वेपर्स बने उसको पहले कंडेंस करा तो डिस्टिलेट बन गया। तो डिस्टिलेट को जो जब दोबारा वेपर्स बनाया तो सर थर्ड और फिफ्थ सेम नहीं होने चाहिए? नहीं बेटे बिल्कुल नहीं। अब इसकी जिसका कॉम्पोजिशन चेंज, मेरे बच्चे देखिए इसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो गई ना। पहले तो मोल फ्रैक्शन कुछ और हुआ करते थे, अब क्या उसको कंडेंस किया, उसमें से कुछ छोड़ेंगे कुछ रह जाएंगे तो कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी ना बेटी। मेरी बात समझ, शुरुआत में इसके 3-3 मोल लिए थे, यहां मतलब 3 और 2 मोल लिए थे, पर यहां क्या 3 या 2 मोल के हिसाब से आएगा? नहीं, उससे कम आएगा। क्यों? कुछ सोल्यूशन में रह जाएगा, कुछ छूट जाएगा। अब उससे कम आया उसको कंडेंस, मान लो यहाँ 2 मोल रह गए, यहाँ 1 मोल रह गया, 3 मोल रह गए। अब 3 मोल को कंडेंस किया, 3 मोल बन गए। अब उस 3 के 3 थोड़ी उड़ेंगे बेटा, उसमें से कुछ उड़ेंगे कुछ रह जाएंगे। तो यहाँ वाला जो पार्ट होगा वो 3 का कुछ पार्ट उड़ा होगा ना बेटा, तो कॉम्पोजिशन अलग हो जाएगी। गॉट इट और नॉट? ओके सर। ओके बेटा, अब ये हो गया पहले 5 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस वेरी सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अभी अपन। वॉलेटाइल फ्लूइड वाले क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, पहले हम उसी को कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कंपटीशन में पूछा जा चुका है। ठीक, हमें कह दिया गया 2 लिक्विड्स X एंड Y, 2 लिक्विड्स X and Y are mixed to form an ideal solution. To form an ideal solution. अब बेटे घबराना नहीं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होती है, नथिंग डूइंग, परेशान नहीं होना बेटा। आइडियल सॉल्यूशन जो होती है जो राउल्स लॉ को मान के चलती है। तो 2 लिक्विड्स X and Y are mixed to form आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, 2 लिक्विड है X और Y के, ठीक, और उसको मिक्स करके आइडियल सॉल्यूशन बनाया। हमने बोला 3 moles of X and 1 mole of Y are mixed. The total vapor pressure of solution, the total vapor pressure of solution is 550 mm of mercury. हमने बोला जब 3 मोल्स X के 1 मोल Y में डिसॉल्व किए तो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का 550 था। ठीक है जी। नाउ 1 more mole of Y is added. हमने 1 मोल और Y ऐड कर दिया। 1 more mole of Y is added. The vapor pressure increases. The vapor pressure increases by 10 mm of mercury. हमने उसी सॉल्यूशन में 1 मोल Y का और ऐड कर दिया और वेपर प्रेशर 10 mm से इंक्रीज हो गया। आपको बोला फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ X and Y in their pure states,
ठीक, क्वेश्चन को समझिएगा। हमने क्या किया था कि हमने एक वेसल लिया था, इस वेसल के अंदर मेरे प्यारे बच्चों हमने 3 मोल X डाला था और 1 मोल Y डाला था। उस समय यहां पर जो प्रेशर आया था, एक वेपर प्रेशर जो था सॉल्यूशन का, वो 550 mm ऑफ मर्करी था। अब इसी सॉल्यूशन में बेटे मैंने 1 Y मोल और डाल दिया, ठीक, और नया सॉल्यूशन बन गया। और नया सॉल्यूशन बनने से अब यहां पर 3 मोल तो X के हैं लेकिन 2 मोल Y के हैं, है ना जी, एक ऐड हो गया ना। और अब यहां वेपर प्रेशर बेटे 10 mm बढ़ गया। 10 mm बढ़ने का मतलब ये 560 mm हो गया, ये 560 mm हो गया। और अब हमसे ये पूछा गया है कि आप फटाफट से प्योर के वेपर प्रेशर बता दो। आई थिंक सो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सॉल्व कैसे करना है ये भी समझते हैं ऐसा कुछ। देखो बेटा, हमें ये पता था कि पी टोटल जब भी निकालते हैं ऐसे निकालते हैं, पी ऑफ सॉल्यूशन जब भी निकालते हैं हम ऐसे ही निकालते हैं। तो देखो बेटे, पहला इनिशियली, बेटा इधर ध्यान देना प्लीज। इनिशियली हमारे पास क्या था, पी ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू पी ए डिग्री, ये पी एक्स है ना, पी एक्स डिग्री, ठीक, एक्स ऑफ एक्स प्लस पी वाई डिग्री एक्स ऑफ वाई, यही होना था भाई। इसकी वैल्यू दे रखी थी आपको 550, ये हमें निकालना है प्योर स्टेट में। इसका मोल फ्रैक्शन कितना था भाई एक्स का, 3 आउट ऑफ 4, 3 मोल आउट ऑफ टोटल 4 मोल, 3/4 प्लस, अब दूसरे में आ जाओ, पी वाई डिग्री, वाई के मोल कितने हैं, 1 आउट ऑफ 4, ये लो। अब ये 4 कॉमन लेके यहां मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2200 इज इक्वल टू 3px डिग्री प्लस पी वाई डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास तैयार हो गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 3px डिग्री प्लस पी वाई डिग्री। Now after addition of 1 mole of y, जब y का 1 मोल ऐड कर दिए तो टोटल बन गया 560, 10 mm बढ़ गया। px डिग्री, अब x के तो 3 ही मोल हैं पर टोटल मोल कितने हो गए, 3 + 2 5, सो डिवाइडेड बाय 5 हो गया, प्लस पी वाई डिग्री, अब y की कितने मोल है, 2, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 5 हो गया। नो इसको भी सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करो, क्या आया, 2800 इज इक्वल टू 3px डिग्री प्लस 2py डिग्री, ठीक है जी। सो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब सिंपल बात है, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स करते हैं वैसे इसको कर दीजिएगा। सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, हमें 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो बेटा सिंपल बात है, 3px डिग्री प्लस py डिग्री इज इक्वल टू 2200। राजा पहले ऊपर 1 हमने 2 लिखना है, 2 from 1 बोला ना, तो आ जाएगा 3px डिग्री प्लस 2py डिग्री इज इक्वल टू 2800, और नीचे आ जाएगा बेटा आपके फर्स्ट वाली 3px डिग्री प्लस py डिग्री इज इक्वल टू 2200, और तुम्हें बोला इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कैंसिल हो गया,
ऑब्वियसली एक कैंसिल हो गया, तो सिंपल पी वाई डिग्री निकल आया कितना 600, पी वाई डिग्री 600 आ गया। ठीक, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन एनी ऑफ द इक्वेशन, इसी में पुट कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 1, पी वाई डिग्री इन 1 में पुट कर दो, तो 2200 इज इक्वल टू 3px डिग्री प्लस कितना आ जाएगा 600। बेटा सॉल्व दिस एंड कैलकुलेट दैट आंसर फॉर px। कैन वी कैलकुलेट दिस? तो अब हमारे पास इसका भी प्योर में मिल गया, इसका भी प्योर में मिल गया। तो जब कभी भी एडिशन या सबट्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए, ऐसा भी हो सकता है हमें बोल दिया कि हमने 1 मोल वाई डाला, प्रेशर थोड़ा कम हो गया, 10 डिग्री कम हो गया, तो 540 ले लीजिएगा, whatever is there। ठीक, आप दो इक्वेशन बनाओगे, एडिशन से पहले, एडिशन के बाद दो इक्वेशन बनाओगे, पुट करोगे, आंसर निकालोगे, मजा आ जाएगा, बल्ले बल्ले करते हुए करते आओ। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो इजीली पूछ सकता है मेरे से। आ गई सर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर बेटा ये कौन सा था? ये था क्वेश्चन नंबर 6, पहले 5 किए थे, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, मिटा दो इसको बेटे। इसी पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, ध्यान से देखिएगा। ये बोला इन अ सॉल्यूशन of methyl alcohol and ethyl alcohol, in a solution of methyl alcohol and ethyl alcohol, total vapor pressure is given by, total vapor pressure is given by an equation 254 minus 119x, इक्वेशन दी है 254 minus 119x, where x is the mole fraction of ethyl alcohol, where x is the mole fraction of ethyl alcohol, जहां पे x जो है वो ethyl alcohol का mole fraction है बेटा। ठीक है जी। अब यहां पे इस क्वेश्चन में बोला कि इन अ सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल टोटल वेपर प्रेशर इज गिवन बाय एन इक्वेशन 254 minus 119x if x is the mole fraction of ethyl alcohol, find the vapor pressures in pure form। हमने क्या करना है? फाइंड दी वेपर प्रेशर्स इन प्योर फॉर्म। इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल की वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में निकालना है। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल विल बी वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल is equal to vapor pressure of methyl alcohol into mole fraction of methyl alcohol। और हमें पता है कि P of solution यानी total is PE plus PM, मतलब P of solution is equal to
is equal to PE degree XE plus PM degree XM। ठीक है बच्चों, पर बेटे हमें जो इक्वेशन दे रखी है ना, उस इक्वेशन के अंदर x सिर्फ मोल फ्रैक्शन किसका है? इथाइल अल्कोहल। यानी हमें मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन नहीं चाहिए, हमें इथाइल अल्कोहल का चाहिए। तो बेटे वी नो दैट XE प्लस XM शुड बी इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है कि नहीं? मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। तो मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन होगा 1 माइनस इथाइल अल्कोहल। इसको यहां पुट कर दो। अगर इसको इक्वेशन 1 मानते हो, पुटिंग इन 1, तो हमारे पास आया P ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू PE डिग्री XE प्लस PM डिग्री इंटू 1 माइनस XE। XE की टर्म में क्यों निकाला? क्योंकि बेटे मेरे को यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल की टर्म में निकालना है। अगर मान लो मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन ये दिया होता तो बेटे मैं इसको रिप्लेस करता बाय मिथाइल अल्कोहल। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं तो P ऑफ सॉल्यूशन PE डिग्री XE प्लस PM डिग्री माइनस PM डिग्री XE। अब बेटे XE वाले इकट्ठे ले जाते हैं, क्या करेंगे? XE वाली चीजों को इकट्ठे ले जाएंगे। जब इसको इकट्ठे ले जाएंगे तो P ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू PM डिग्री को आगे लिख देते हैं भाई, प्लस PE डिग्री XE, ठीक, माइनस PM डिग्री XE। मैंने XE वाली टर्म्स इकट्ठी ले ली, XE वाली टर्म्स इकट्ठी ले ली। इनमें से XE कॉमन ले सकते हो तो बन जाएगा P ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू PM डिग्री प्लस PE डिग्री माइनस PM डिग्री इंटू XE। XE कॉमन निकाल लिया गया। बोलो भाई बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो फाइनल इक्वेशन ये बन गई। पर हमारे पास इक्वेशन दी थी, ध्यान देना इधर, इक्वेशन दी थी सॉल्यूशन का P ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 254 माइनस 119x, ये दे रखी। और हमारे पास आई P ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू PM डिग्री प्लस PE डिग्री माइनस PM डिग्री इंटू XE। ये भी इथाइल अल्कोहल का ही मोल फ्रैक्शन था। तो दोनों को कंपेयर किया। जब दोनों को कंपेयर किया तो ये वो समझ में आ गया भैया कि इसका मतलब PM डिग्री इज इक्वल टू 254, कंपेयरिंग बोथ। और वहीं पर PE डिग्री माइनस PM डिग्री इज इक्वल टू माइनस 119। क्योंकि बेटा यहां तो प्लस है ना, पर ऊपर माइनस है, तो ऑब्वियसली ये माइनस इसके साथ लेना पड़ेगा, यानी कि हमें तो प्लस ही रखना है। तो ये हमारे पास इसके बराबर हो गया, x तो x के बराबर है। अब हमें निकालना था PE डिग्री, ठीक, माइनस PM डिग्री यहां निकाल दिए, 254 माइनस 119, तो PE डिग्री माइनस 119 प्लस 254, so PE degree is equal to how much? 135 mm। लो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। बोलो आई कि नहीं आई, कि पिछली भी चले गई? Okay, so this is how
you can easily solve what you want to solve, very easy. तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था बेटा, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो सारी तरह के क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं वो सारे क्लियर हो गए हैं। एक बेटा लास्ट क्वेश्चन में आई थिंक सुना, जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें थोड़ी सी करेक्शन है, ध्यान देना। लास्ट में शायद मैंने ना पी एक्स डिग्री की जगह पी वाई में वैल्यू पुट कर दी है। लास्ट क्वेश्चन जो पिछले वाला करवाया था उसमें जो लास्ट पार्ट था जहां पे 600 पुट करना था, वो 600 मैंने मेरे को लगता है वाई की जगह पुट कर दिया है, तो वो ठीक कर लेना। बोलो सही बोल रहा हूं? सर 600 y का ही है। वाई का निकला था तो ठीक है, फिर उस हिसाब से। अब बोलो बेटा, ये सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया तुम्हें? ये सारा क्लियर हो गया? यस सर। तो जब भी इक्वेशन बेस्ड Yes, होगा, sir. जब भी इक्वेशन बेस्ड होगा तो पहले आप उसकी इक्वेशन फाइनल तैयार कर लेंगे। जो मोल फ्रैक्शन दिया उसी को रखना है, दूसरे को हटा देना है। कैसे? ये दे करके, और फिर इक्वेशन बना के आपस में कंपेयर कर देना है, एंड यू विल गेट द आंसर्स ऑन दिस। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्यार से तुम्हें समझ में आ गए होंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन थे, पहला था राउल्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशंस containing volatile solute। अब देखो बेटे आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात। ठीक, इन 7 में से ही कोई क्वेश्चन पड़ेगा भाई, यही वैरायटी हो सकती है। अब इसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ हो, कहीं मैंने प्लस किया, किसी ने ऐड कर दिया, ठीक, किसी ने उसका सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे मैंने बोला 1 मोल ऑफ y इज एडेड, अगले ने बोला 1 मोल ऑफ y प्लस 1 मोल ऑफ z इज एसिड, y और x दोनों इज एडेड। मतलब इसी के ऊपर नीचे क्वेश्चन होने हैं। यही 7 वेराइटीज है क्वेश्चन की, इसके अलावा इसमें कोई वेराइटी नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं। आगे चलते मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट। सो दूसरा राउल्स लॉ मैंने क्या बताया था आपको? राउल्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक, ये दूसरा लॉ था जिसको बेटे हमने बोला था सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, solid in liquid type of solutions. Binary solutions for you can say Raoult's law for binary solution containing non-volatile solute, that is solid in liquid type of solutions. ठीक है बच्चे, देखो प्यारे बच्चों, इसमें हमने पढ़ा था, इसमें बोला था कि जो P of solution होता है, क्योंकि हमें ये पता था वो PA प्लस PB के बराबर होता है, और हमने ये मान लिया था कि A सॉल्यूट है, B सॉल्वेंट है, और ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मान लिया था, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना लिया था? 0, बिकॉज B इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये उड़ेगा ही नहीं, उड़ेगा नहीं, तो इसका पार्शियल प्रेशर 0 होगा। बेटा लॉ तो पहले ही करवा चुका हूं, थ्योरी इसकी पहले डन है, आज सिर्फ इसका क्या है? न्यूमेरिकल्स है सिर्फ। ठीक, तो हमारे पास आ गया था कि P ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA, ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मेड बाय सॉल्वेंट ओनली, और हमें ये पता था ये किसके बराबर? PA डिग्री XA के बराबर होगा। अब PA को P ऑफ सॉल्यूशन मान के चलना, जहां पे भी आपके पास सॉलिड सॉल्यूट आ गया तो PA मतलब P ऑफ सॉल्यूशन, दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है, PA मतलब P ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब यहां से हमें कुछ चीजें इसकी समझनी थी। ठीक, हम ये जानते थे XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है, तो XA जो होता है वो 1 माइनस XB होगा, इसको यहां पुट कर देंगे। So PA is equal to PA degree 1 minus XB, where XB is mole fraction of solute.
where xv is mole fraction of solute. तो देखो बेटा, PA is equal to PA degree minus PA degree XB. इसको यहां ले जाओ, PA minus PA degree is equal to minus PA degree XB. माइनस का साइन हटाओ, तो PA डिग्री माइनस PA इज इक्वल टू PA डिग्री XB हो जाएगा। ठीक है जी, मतलब PA डिग्री माइनस PA अपॉन PA डिग्री जो होगा वो XB हो जाएगा। ये फाइनल एक्सप्रेशन इसका बन गया था हमारे। अब इसमें हमें पता था कि PA डिग्री क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, और PA क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, और XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है जी, इसका मतलब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा इसमें। इसका मतलब ये हो गया कि PA डिग्री माइनस PA, इसको हम क्या बोलेंगे। देखो बेटे, सर ने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? सर ने आपको बताया था कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, यानी दिस इज लेस देन दिस। सो ये जो लेस हुआ, इसको अपन ने क्या बोला, लोअरिंग। सो ये कहलाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये कहलाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है जी, पर बेटा अगर इसको मैं रिलेट कर देता हूं PA डिग्री माइनस PA अपॉन प्योर के साथ, तो ये इन रिलेशन विद प्योर आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग। सो दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रिलेटिव लोअरिंग इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। इसलिए इस लॉ को बोला जा सकता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर is equal to mole fraction of solute in solutions containing non-volatile fluid. non-volatile fluid, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात तो समझ में आती है सारी की सारी की नहीं? You got this or not? जल्दी बोलो बेटा, yes or no? ये तो सभी को पता है, पिछली बार भी करवा दिया था, इस बार थोड़ा ज्यादा करवा दिया है भाई। अब देखो, हमारे पास पहली बात आ गई यहां पर, फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। प्लीज ध्यान देना, फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ये फॉर्मूला बन गया, PA डिग्री माइनस PA अपॉन PA डिग्री इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। ये पहली बात आ गई बेटा, दिस इज फर्स्ट बात, फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक, दूसरी बात, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, तो
तो बेटा डाइल्यूट में Na प्लस Nb इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Na। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज वेरी लेस। वेरी लेस का मतलब कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात हो गई, देयरफॉर पीए डिग्री माइनस पीए अपॉन पीए डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आ जाएगी। ठीक है बच्चे, पर सर हमें कैसे पता चलेगा सॉल्यूशन डाइल्यूट है या नहीं? बेटे सॉल्यूशन तब डाइल्यूट मानी जाएगी अगर वेट ऑफ सोल्यूट is less than 5% of weight of solution, of weight of solution। अगर सॉल्यूशन के वेट से 5% से भी कम सोल्यूट का वेट होता है तो बेटे उसको अपन मान लेते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, और अगर 5% से ज्यादा होता है then can be considered as concentrated solution। बट ना बहुत दिक्कत है यार, हमें पता ही नहीं चलता भाई कहां डाइल्यूट कहां कंसंट्रेटेड, और बार बार कैसे निकालते रहेंगे। और मान लो अगर सोल्यूट का ही वेट निकालने को पूछा तो क्या चुनचुने हो जाएंगे? कैसे पता चलेगा डाइल्यूट की कंसंट्रेटेड? तो इसके लिए बेटा हमारी ना एम्बिग्यूटी दूर करने के लिए हमने एक इक्वेशन डिराइव कर ली। डेरिवेशन नहीं करवा रहा, जरूरत नहीं है, आपके नोट्स में दे रखी है मैंने। आप सिंपली एक लिख लीजिएगा, फॉर ऑल सॉल्यूशंस, फॉर ऑल सॉल्यूशन, चाहे वो डाइल्यूट हो और चाहे वो कॉन्सेंट्रेटेड हो, किसी भी तरह की सॉल्यूशन हो, आपने ये फॉर्मूला ऐसे लिख लेना है, पी ए डिग्री माइनस पी ए डिवाइड बाय पी ए इज एन बी अपॉन एन ए, where n is number of moles of solute and na is number of moles of solvent। इसमें और इसमें फर्क क्या है? यहां डिवाइड करते हैं प्योर के वेपर प्रेशर से, जबकि यहां डिवाइड करते हैं सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। तो ये सभी सॉल्यूशंस के लिए हो जाएगी। अब हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा कि वेदर सॉल्यूशन इज डाइल्यूट और वेदर इट इज कॉन्सेंट्रेटेड, हमें बिल्कुल नहीं सोचना होगा। पर ये ना सिर्फ कंपटीशन में लगाइए, फॉर कंपटीशन, क्योंकि प्लस टू में हो सकता है भाई आपका गलत कर दे, क्योंकि प्लस टू में हमें ये देखना पड़ेगा। पर आप प्लस टू में अगर लगाते हो तो ऊपर साथ में लिख देना कि इट इज फॉर ऑल सॉल्यूशन इक्वेशन इज दिस। ठीक, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड के लिए ये, डाइल्यूट के लिए ये, बट ऑल सॉल्यूशन के लिए ये है, दस वी आर अप्लाइंग दिस, ताकि बंदे को पता हो यार इसको सब कुछ आता है, ये मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है। समझ में आई बात? चलो अब करेंगे इस पे न्यूमेरिकल। तो इस साइड से मिटा दूं बच्चे, जल्दी बोलो, जल्दी, शाबाश। अब इस पे देखिएगा क्वेश्चंस, बहुत तरह तरह के क्वेश्चन अपन करेंगे इस पे, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक, मिटा दो जी। सिर्फ वो 3 मैंने रखा है ताकि आपको पता चलता जाए। देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे को दे दिया गया है, वेपर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 1,
वेपर प्रेशर सबसे सिंपल वाला, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 degree, vapor pressure of water at 20 degree is 17.5 mm, 17.5 mm, and some amount of sugar is added so that vapor pressure becomes 17.43 mm. Find the weight, find the mole fraction. Find इधर 3 चीजें कर देते हैं. Number 1, mole fraction of sugar. Number 2, relative lowering in vapor pressure. ठीक. Number 3, weight of molality of solution. ये 3 क्वेश्चन है हमारे पास. ठीक है जी. सो पहली बात, हमें यहां पे क्या क्या गिवन है वो लिखना बहुत जरूरी है. हमें बोला है कि PA डिग्री was 17.43, 17.5 rather, और PA 17.43 होता है. ठीक. और हमसे पहले बोला मोल फ्रैक्शन, तो हमें पता है कि PA डिग्री माइनस PA अपॉन PA डिग्री is equal to mole fraction of solute. ठीक है जी. सो ये हमारे पास आ गया 17.5 माइनस 17.43 डिवाइड बाय 17.5 इज इक्वल टू, सॉल्व कर लो. ठीक. अप्रोक्सीमेट सी वैल्यू ले रहा हूं, ज्यादा तो नहीं, अप्रोक्सीमेट सी ले लेता हूं 0.0035, अप्रोक्सीमेट सी वैल्यू ले ली. ठीक. तो ये वैल्यू मेरे पास आंसर आ गया पहला. दिस इज आवर फर्स्ट आंसर. अब दूसरा बात था रिलेटिव लोरिंग, तो हमें पता था रिलेटिव लोरिंग इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो दैट इज 0.0035. अब मान लो यहां पे एक और क्वेश्चन क्या होता है, वेपर प्रेशर. अगर हमारे पास ये आ गया. ठीक. अब है मोलालिटी कैसे निकालेंगे. देखो बेटे, मोल फ्रैक्शन अगर 0.0035 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.0035 मोल्स ऑफ शुगर इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन. यही मतलब हो गया कि 0.0035 मोल्स ऑफ शुगर इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, यही मतलब हो गया. तो बेटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर यानी सॉल्यूट, वो तो हो गया 0.0035. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट, वो हो गया 0. यानी कि हम बोल सकते 1 माइनस 0.0035, क्योंकि दोनों का सम 1 होना था. अब मोलैलिटी निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट into 1000.
सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने 0.0035 वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इनटू 18 मोलर मास है तो 1 माइनस 0.0035 इंटू 18 इंटू 1000 बोलो मेरे प्यारे बच्चों इज द क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट जल्दी बोलना क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं क्योंकि बहुत लंबे काम है यार यहाँ ओके वेरी वेल डन तो मैंने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना सिखाया रिलेटिव लोडिंग निकालनी सिखाई और उससे आगे मोलैलिटी निकालनी सिखाई ये पहला क्वेश्चन हमारे पास आया था ठीक ये फर्स्ट क्वेश्चन था अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसी के ऊपर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है कैलकुलेट द मास of non-volatile calculate the mass of non-volatile solute calculate the mass of non-volatile solute molar mass 40 ये दे रखा है calculate the molar mass of non-volatile solute मोलर मास हमारे को दे रखा है कितना 40 which should be dissolved in 114 gram of octane 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन ठीक है जी 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन ऑक्टेन का फार्मूला जानते हो ना भाई टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर to reduce the vapor pressure to 80%. To reduce the vapor pressure to 80%. प्लीज इधर ध्यान देना क्योंकि हमें नहीं पता है भैया कंसंट्रेटेड डाइल्यूट है तो मैंने पहले ही बोला हम सारी जगह पे क्या लिखेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर ऑल सॉल्यूशंस दैट इज पीए डिग्री माइनस पीए अपॉन पीए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के गिवन वेट अपॉन मोलर वेट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट गिवन वेट ऊपर चला गया मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ठीक है जी अब देखो बेटे इधर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो प्लीज थोड़ा इधर ध्यान दोगे बहुत आसानी से समझ में आएगा देखो बेटे हमें 80% तक 280% बनाना है तो लेट पीए डिग्री आपने ले लिया लेट पीए डिग्री आपने ले लिया 100 पीए डिग्री कितना ले लिया 100 ले लिया बेटा पीए डिग्री गॉट इट और नॉट तो पहली बात आ गई कि पीए डिग्री आपने 100 ले लिया बच्चे ठीक और इसका मतलब जो पीए होगा बेटे 280% है तो हमने 80 मान लिया 100 का 80 आ गया ना हमने 80 मान लिया अब देखो हमारे पास आ गया पीए डिग्री माइनस पीए यानी कि 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 80 इंटू गिवन वेट जो मुझे निकालना है सॉल्यूट का मोलर मास 40 और वेट ऑफ सॉल्वेंट 114 बेटा ऑक्टेन का मोलर मास इज आल्सो 114 मोलर मास ऑफ ऑक्टेन अगर निकालोगे क्या होता है C8H18 तो वो 114 ही रहेगा तो बेटे 114 से 114 कैंसिल हो जाएगा तो 20 अपॉन 80 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय 40 तो कहा कि 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 80
तो वेट ऑफ सोल्यूट बाहर निकल के आ गया 10 ग्राम अमाउंट। बोलो भाई क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी यस करना, अभी 3-4 तरह के क्वेश्चन और है मेरे पास, जल्दी करना यस। ओके 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 ओके, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, शाबाश शाबाश, करते चले जाओ करते चले जाओ। वेरी गुड, ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया, लेकिन बेटा इसमें थोड़ा सा ट्रिक समझ लो। और कभी कभी क्या होता है कि हम जो चीजें देखते हैं जैसी वैसे होती नहीं है, उसमें कई बार ट्रिक भी हो जाता है। अब थोड़ा ट्रिक समझिएगा इसमें। बेटा इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि यहां मैंने 2 लिखा है, मान लो अगर इस 2 की जगह मैंने लिखा होता बाय 80%, तो बेटे ऐसे केस में इसकी जगह बाय 80% यानी 80% कम कर देना, तो बेटा पीए 100 माइनस 80 यानी 20 हो जाता। देखो सिंपल सी बात है, एक शब्द को चेंज किया मैंने इधर से उधर, जस्ट एक शब्द को चेंज किया है और उसे कितना बड़ा फर्क पड़ गया है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गई ये बात है भाई। आई कि नहीं आई कि पिछली भी चले गई? आगे समझ में? ये बात ध्यान रखना कि अगर 280% है तो मतलब 80% फाइनल हुआ, और बाय 80% है तो 80% कम हो गया यानी 20% होगा। तो ये क्वेश्चन का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 टू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज ध्यान दीजिएगा ताकि समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, लिखिए क्वेश्चन प्लीज। द वेपर प्रेशर ऑफ 5%, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ 5%, the vapor pressure of 5% aqueous solution 5% aqueous solution of a non-volatile organic substance at organic substance at 373 Kelvin, 373 Kelvin is 745 mm. 745 mm. Calculate the molar mass. Calculate the molar mass of solute. ठीक है जी, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ solute। ठीक, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जगह यहां पे मैं एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं आपको। बोला वेपर प्रेशर ऑफ 5% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल solute sulfur at 373 is this. Calculate the molar mass of sulfur and its molecular formula तो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बोला 5% एक्वस सॉल्यूशन,
तो 5% एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय 5% एक्वस सॉल्यूशन? बेटे 5% एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है 5 ग्राम in 100 gram of solution. 5 gram of solute in 100 gram of solution. ठीक है जी। तो बेटा जी हमारे पास बहुत सिंपल है, WB वो 5 ग्राम है, MB मोलर मास हमें निकालना है। ये नहीं कि सल्फर देख के सीधे बोल दिया, मोलिकुलर मास निकालने को पूछा है। ठीक, वेट ऑफ सॉल्वेंट A, बेटे टोटल सॉल्यूशन का है 100, 5 सोल्यूट का माइनस कर दो 95 आ गया। Ma मोलर मास, वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर है 18। तो हमें ये पता था बेटा कि PA डिग्री माइनस PA अपॉन PA इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, दैट इज WB अपॉन MB इंटू WA, ऊपर चला गया MA। अब बेटा इसमें हमारे पास ये दिया है, ये हमें निकालना है, ये गिवन है, ये गिवन है, हमारे पास ये भी गिवन है। पर क्या ये गिवन है PA डिग्री? जब तक ये गिवन नहीं होगा क्या निकलेगा ये क्वेश्चन? निकलेगा। निकलेगा कैसे निकलेगा? देखो बेटा यहां पे ना ये दिया 373, बेटा 373 इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 373 इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, और बॉइलिंग पॉइंट होता है टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर becomes equal to atmospheric pressure। जहां वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, और आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर मतलब 760 mm ऑफ मर्करी। तो भैया कितना मजा आ गया कि अब हमारे को PA तो पता ही था 745, लेकिन PA डिग्री भी समझ में आ गया 760। ये हमेशा याद रखना, अगर 373 यानी बॉइलिंग पॉइंट हुआ तो बेटा वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमेशा याद रखना। क्लियर? चलो अब पुट करो इसको, यहां आ गया 760 माइनस PA कितना आ गया 745 डिवाइडेड बाय 745, यहां पे लिख देना फॉर ऑल सॉल्यूशंस, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। गिवन वेट 5, मोलर मास वाटर का 18, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 95। बेटा यहां से MB निकालो, तो MB की वैल्यू जब यहां से सॉल्व की ये 47.05 आई, तो पहला आंसर आ गया 47.05। बोलो समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी समझ में आया कि नहीं? यस और नो? मिस रैना आपको क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? यस, आपका यस आ गया, थैंक यू। अब था हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि सल्फर था, हमने मान लिया लेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज SX। मान लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला SX है, ठीक है? तो यहां पे SX जो होगा, ठीक, इसका मास, मोलर मास वो 32x होगा। क्या होगा? 32x होगा। सो 32x शुड बी इक्वल टू 47.05। तो यहां से x निकाल लो, 47.05 डिवाइड बाय 32, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.5 आ गई। तो आपने लिख देना S 1.5, ये फॉर्मूला आ गया। बेटा मैंने सिर्फ क्वेश्चन समझाने के लिए किया, S 1.5 कुछ नहीं होता,
ये सिर्फ क्वेश्चन समझाने के लिए है। मान लो यहां मास, मेरे पास मोलर मास 253 आ जाता, तो 253 डिवाइड बाय 32 8 आ जाता, लगभग 8, तो यहां पे S8 बन जाता। ये सिर्फ क्वेश्चन समझाने के लिए किया गया है, बाकी कुछ नहीं। S1.5 एग्जिस्ट करता है नहीं करता है एक अलग बात है। दिस ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। हमने इसका Sx मान लिया है, ठीक है जी, और बेटे ये हमने ऐसे करके निकालना। ठीक है जी बेटे, क्लियर हो गया? हाँ जी सर वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 32x कैसे आया? बेटे अगर मैंने इसको Sx मान लिया तो बेटा S का मास कितना होता है 32, यस सर। अब X इसके जुड़े हुए हैं तो 32 इंटू एक्स आया ना बेटा। ओके सर। Sx 32x, क्लियर हो गया बेटे? यस सर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे निकाला जाता है। तो ऐसे बेटे हमारे पास ये, हमें अगर मान लो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता, बोलते जी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लो एल्कोहल का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला लिखते CnH2nOH, ठीक है जी। तो यह आता 12n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 16 प्लस 1 शुड बी इक्वल टू मोलर मास। यहां पे nn ले लेते तो nn के हिसाब से 47 पॉइंट जो भी आ रहा है आपका 47.05, वहां से n निकालते, यहां पुट करते, आंसर आ जाता। समझ में आई? यस। इथाइल अल्कोहल होता या कोई भी अल्कोहल होता, बोलते अल्कोहल है तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ये होना था, ये भी नहीं, एक्चुअली ये होना था +1 OH, ठीक, +1 OH CnH2n, क्योंकि देखो एल्केन का होता है CnH2n +2, यहां से एक H हटा के OH लगाया तो ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला आया, तो यहां आया CN12n प्लस 1 इंटू 2n, ठीक, +1 प्लस 16 प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 47। यहां से n निकाल लेते और n यहां पुट करते, आंसर आ जाता। बोलो बेटे बात समझ में आई कि नहीं आई? सो ये बेटा सारी तरह के क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवा दिए, चाहे वो रॉल्ड फ्लो पहला था, चाहे वो रॉल्ड फ्लो दूसरा था, और यहां रिलेटिव लोरिंग के भी क्वेश्चन यही है। आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है रिलेटिव लोरिंग, उसके भी यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक नहीं है, ये क्वेश्चन आप एक्चुअली 3-4 क्वेश्चन हैं। इसमें हमने एक तो ये समझा कि बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर प्योर का कैसे लेते हैं, दूसरी बात ये समझी मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, तीसरी बात ये समझी उसमें फॉर्मूला कैसे फिट करते हैं, फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो बोलो कर लोगे बेटा जी? चलिए, सो थैंक्स लॉट फॉर टुडे। अभी मिलेंगे अपन लोग परसों, ठीक, और रहना आप बेटा मेरे को व्हाट्सएप पे जरूर लिखना कि आपको क्लास लगाने पे कैसा लगा, मजा आया, समझ में आई, मजा आया कि नहीं आया, कुछ सीखा कि नहीं सीखा, कि वही पुरानी चीज रह गई। यस आशीष गोयल। सर टेस्ट का एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक बार समझा दोगे वो? बोलो मेरे बच्चे। यस सर। What is the molarity of K positive in aqueous solution that contains 17.4 parts per million of K2SO4? देख बेटा K2SO4 का पार्ट्स पर मिलियन दिया है, उससे बेटे तो पोटेशियम की मोलैरिटी K2SO4 की मोलैरिटी निकाल सकता है। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होगा कि अगर कितना पार्ट्स पर मिलियन दिया तेरे को, फटाफट बोलना। 17.4 पार्ट्स पर मिलियन, तो बेटा 17.4 ग्राम इन 10⁻6 ग्राम, यही मतलब हो गया। यस सर। प्योर वाटर की डेंसिटी 1 होती है, यस सर। तो ये मिलीलीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक। यस सर। अब तेरे पास क्या निकालना है, मोलैरिटी, तो गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000,
बेटा वेट कितना दिया है 17.4, किसका दिया वेट K2SO4 174 दिया हुआ मोलर मास 174 इंटू वॉल्यूम 10 टू पावर 6 इंटू 1000। ठीक, इसको सॉल्व कर ले, ये मोलैरिटी आ गई ना, पर ये किसकी आई K2SO4 की। यस सर आपको पूछा पोटाशियम की मोलैरिटी, तो बेटा K2SO4 में 2 पोटाशियम है ना, यस सर तो जो K2SO4 की मोलैरिटी आई उससे डबल मोलैरिटी किसकी होगी पोटाशियम की। बोलो समझ में आया। उससे डबल होगी ऑब्वियसली यार, आप समझो ना, एक K2SO4 में 2 पोटाशियम, तो जितने मोलर होंगे उससे डबल नहीं होगा क्या। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है राइट क्लियर आशीष जी, यस सर ये गलती थी तेरी। ठीक, चलो एनी हाउ, तो अब मिलते हैं परसों। तो थैंक्स लॉट, और होपफुली मजा आया होगा बेटा पढ़ करके। और सर व्हाट्सएप पे बहुत डाउट्स हो गए हैं इकट्ठे